हेलो एंड वेलकम टू वर्कस्पेस फाउंडेशन। मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हैं आप? अब बताइए किस बात की खुशी है? तो ये इस बात की खुशी है कि आज शायद मैं आपको पहली बार 10th के कॉन्सेप्ट को जरा सी इंप्रोवाइज करके जेई एडवांस के सवाल तक कैसे पहुंचा जाए वो डिस्कस करने जा रहा हूं। और इस वजह से मैं बिल्कुल आई एम क्रेजी ऑफ दैट थिंग, क्योंकि मैं बोलता हूं ना क्लास के अंदर कि जेई के पेपर में कक्षा 10 के सवाल आते हैं, 10th के सवाल है, तो लोग बाग मानते नहीं हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं उनका उत्साह बढ़ा रहा हूं। ठीक, तो मुझे लगता है कि नहीं, प्रूव करके दिखाऊंगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। और अगर 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन तो नेसेसरली क्लास 10th के आते हैं, बस प्रॉब्लम केवल एक ही रहती है, जैसा मैंने कल की क्लास में कहा था कि उसके लिए आपको बेसिक थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कि भाई मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूं, ठीक है, कि आपसे बोला गया कि भाई व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये देखिए, तो अब शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति से पूछो कि भाई म्यू क्या होता है, ठीक, तो उसका जवाब होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये देखिए, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ऐसे बोलते हैं। आज भी मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने बोला म्यू क्या होता है, तो जिन बच्चों ने क्लास पढ़ी थी उनने बोला म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ठीक, फिर मैंने डांटा भी उनको, ठीक, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आई एम सॉरी। देखिए, जब जब आपसे कभी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बारे में पूछे, ठीक है, तो आपका फंडामेंटल जवाब ये होना चाहिए, दैट इज सी बाई वी। समझिएगा? ठीक, 10 मिनट के अंदर जेई एडवांस के सवाल पे पहुंचाऊंगा आपको। ठीक है, तो बोले कि म्यू इज इक्वल टू कितना हुआ, दैट इज सी बाई वी। अब इसका परसेप्शन देखिए, तो आपने कहा सी है वेलोसिटी, अब तो आपको मालूम है, ठीक, क्योंकि कल की क्लास आप पढ़ चुके हो। और जिन लोगों की कल की क्लास छूट गई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एडवांस की क्लास है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा। 20-25 मिनट का ही तो है। अभी क्या हुआ, तो आपने बोला सी बाई वी, तो आप लिखते हैं सी इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो अब आपको आता है। ठीक है, तो ये मुझे बेनिफिट मिलता है हमेशा, कि ये हुआ 3, अगर आप पहले से पढ़े होते हो ना तो मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, तो आपने बोला सर किसी मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा लाइट की स्पीड से तो कम होगी। तो कहीं डाला हमने, मान लीजिए लेट्स से कि 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ गया, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज हियर, दैट सेकेंड इज 1.5। तो आज के बाद जब मैं आपसे पूछूं कि भाई म्यू क्या होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, ये वाला जवाब नहीं माना जाएगा। ठीक है, स्नेल्स लॉ पूछो तो आप वो बोल दें, लेकिन म्यू इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट रे। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब ये बताओ कि लाइट रे होती क्या है। ठीक है, ठीक है, आपके लेवल पर वो सब नहीं बताया जाता है, लेकिन सारे के सारे लोग लाइट रे को जब ऑपरेट करते हैं तो ये होते हैं ऐसे करके, ये लाइट रे को ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे कैसे 10th से जेई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक्चुअल जो होती है, इसको क्या हो गया, सो दैट इज टेकन एज अ रे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो लाइट रे होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर क्या आया, तो आपने बोला सर इसका मतलब, केवल देखो कैसे धीरे से बच्चे की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं जेई के जो पेपर सेटर होते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ये बच्चा ऐसा देखे कि भाई ये है लाइट है, तो ये बेसिकली रे नहीं है। ठीक है, दैट इज प्राइमरीली अ लाइट वेव। ठीक है, तो बोला ठीक बात, अच्छा वेव आ गई अगर, ठीक, ये इसको लिखा क्या, सो दैट इज सेकेंड इज वेव। ठीक, तो अगर वेव आ गई तो अब वेव से एसोसिएटेड सारी प्रॉपर्टी जुड़ जाएंगी, नहीं जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ गई, तो आपने बोला एक प्रॉपर्टी जुड़ गई जिसका नाम हुआ वेवलेंथ। ठीक है, ये देखिए, इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, लैम्बडा से। ठीक, वेवलेंथ होती क्या है, तो बोला गया लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, बोला भाई ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वेव की जो लंबाई है, ठीक है, सो दैट इज हियर, लुक एट द पॉइंट। ठीक है,
लेट्स सपोज द वेव इज मूविंग विद द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज v, ठीक है, एनी वेव, ठीक। तो हमारे सामने प्रिंसिपल क्या बनेगा? सो एक प्रिंसिपल बनता है v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है ना। हाँ, अब अगर हम लाइट वेव के बारे में बात करेंगे, ठीक, तो v की जगह क्या आएगा? तो बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो कितना बनेगा? सो आपने बोला c इज इक्वल्स टू n लैम्डा। बस इतने छोटे छोटे प्रिंसिपल टुकड़े टुकड़े जोड़ेंगे, ठीक, और 5 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर मेरी बात मान लेना कि पेपर तो 10th से ही आता है, और जिन बच्चों ने 10th से पढ़ना शुरू किया, हाँ, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करते हैं। अब क्या हुआ? तो आपने लिखा, ये देखिए v, ये देखिए ये ऐसे आ गया, तो c क्या हो गया भाई? तो बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट। n क्या हो गया? बोले फ्रीक्वेंसी, हाँ, और लैम्डा क्या हो गया? बोला वेवलेंथ। अब जरा इसके बारे में बात सोचिए भाई, हाँ, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, समझते जाइएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज द इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, ठीक है, वो कभी नहीं बदलती। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ये भी जेई का सवाल है, जेई मेंस का सवाल है, ठीक है ना। आज मतलब एक डिस्कशन में 10-15 मिनट के तुमको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। बस लेकिन मेरी बात का विश्वास करना, ठीक, कि अगर आप यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया? पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, हाँ, नोट्स भाई बनाते चलना, ठीक। एन क्या हो गया? सो आपने लिखा कि दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोला गया? सो बोला गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, है ना। ये सोर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी गई, ठीक। इसका मतलब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किसी भी प्रकार से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बोलो ठीक बात, ठीक। अब पहले बताओ, इतनी वेव की प्रॉपर्टी समझ गए? तो बोले ठीक बात। अब ज़रा जेई के सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान लीजिएगा, इसके बारे में तो कभी बात ही नहीं करिएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए, और जेई के सवाल पे जब हम आएंगे तो ज़रा इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मैं स्टेप वाइज जाऊँगा सवाल पे, ठीक, एकदम से नहीं आपके ऊपर लोड पड़ेगा, आप चिंता मत करिए। अब क्या हुआ? तो बोला क्या गया कि ये देखिए 2 मीडियम डिफाइन हुए, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके आया, ये एक इसका इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर से एक लाइट रे है, उस लाइट रे को ये इसके अंदर डाला गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और जब लाइट रे अंदर डाला गया तो क्या हुआ? तो आपको बोला गया सवाल में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, सवाल पे भी आऊँगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? सो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? μ2, ठीक है। अभी हम एयर नहीं ले रहे हैं, तो बोला ठीक बात है सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या हुआ? तो बोला भाई एक लाइट वेव यहाँ से गई, तो ये देखिए, हाँ, ऐसा उल्टा बना रहा हूँ जिससे कि फिगर में गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये लाइट का वेव यहाँ से अंदर गया। तो सवाल आपसे पूछा जाना है कि भाई ये जब इसके अंदर जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ में परिवर्तन आएगा, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएंगे? तो पहले तो जेई का सवाल ये रहा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपने बोला सर पहले हमको ये बताइए कि μ1 और μ2 में से बड़ा कौन है, ठीक है, क्योंकि हमको वेव आगे मूव करानी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने म्यू की डेफिनेशन लिख दी, तो फंडामेंटल डेफिनेशन अब आपकी चेंज होकर जो आई है वो क्या आई है? तो आपने बोला म्यू इज इक्वल्स टू c/v। पहले बताइए, इतनी बात समझ आया? तो आपने बोला हाँ साहब आ गया, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि आपको सवाल वाले ने ये दिया, क्या दिया, ठीक, कि भाई हमारी μ1 की जो वैल्यू है, किधर लिखूं? यही लिख देता हूँ ना, μ1 की वैल्यू जो है, लेट अस सपोज μ2 की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो हमको बताना है कि लाइट का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले की मदद ली, ठीक है, और μ1 को आपने लिखा, μ1 की जगह लिखा c/v1, ठीक है। c तो कांस्टेंट हो गया, और v1 क्या हो गया? बोले इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा दिस इज एयर v1, ठीक है, और इस जगह पर लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज v2, ठीक। तो आपने लिखा, इसकी जगह लिख देता हूँ c/v2,
ठीक है, और फिर क्या हुआ, सो बोला दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर, दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन से। हाँ, तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर आपने लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी देखी है भाई? सो आपने बोला कि साहब हमने जो प्रॉपर्टी देखी है वो है v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर n क्या है, तो बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो ध्यान रखिएगा, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तीसरे या चौथे मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो आपने लिखा दैट इज c अपॉन v1 की जगह क्या लिखा, n लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन c अपॉन n लैम्डा 2, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर ये कांस्टेंट गायब हो गया, ये कांस्टेंट गायब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सो बोलो 1 अपॉन लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। अब ये एक इनइक्वालिटी बनी, ठीक। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो अगर ये 1 बाई लैम्डा 1 बड़ा है तो जाहिर तौर पर लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 से छोटी होगी। सो दैट इज द पॉइंट। हाँ, इसको पकड़ लीजिएगा, 1 बाई लैम्डा 1 अगर इससे बड़ा है तो लैम्डा 1 की वैल्यू इससे छोटी होगी, तो आपने बोला हाँ सर यहाँ पर छोटा होगा तभी ये वाली चीज़ बड़ी होगी। सो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। पहले बताइए, इतनी बात आपके समझ में आया? ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे कहूँ इस फिगर में आपको करना है काम, ठीक। तो आपने बोला सर देखिए ऐसा है कि लैम्डा की वैल्यू अगर लैम्डा 1 से बड़ी आएगी, ठीक है, तो हमारी वेव कैसे बनेगी? आपने बोला सर इसका वेवलेंथ बड़ा आएगा, सो ये देखिए ये गया और ये देखिए, ठीक है, ये गया और ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया, ठीक, कि जो लाइट रे है इसमें अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को लैम्डा 1 माना, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को लैम्डा 2 माना जाएगा, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला इसका मतलब फिगर कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ज़रा पहले इतना काम नोट करिए, ठीक। और फिर हम अब आते हैं कि ये सवाल जेई के सवाल पर कैसे कन्वर्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट जेई के सब कॉन्सेप्ट पर कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पहले इतना काम करिए आप। हाँ भाई, हाँ, तो ये रहा जेई का सवाल और ये रहा कॉन्सेप्ट। एडवांस का सवाल है, हाँ, छोटा मोटा नहीं है। ये फिगर दे दी गई। अब देखिए कॉन्सेप्ट कितना बड़ा लगा है, ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। आपने अभी अभी इसको पढ़ा कि अगर μ1 की वैल्यू μ2 की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 की वैल्यू से बड़ी आएगी, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। अब क्या हुआ, तो इन्होंने ये फिगर दी भाई, ठीक है, यहां से एक लाइट रे इसके अंदर गई। अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर यहां देखिए लैम्डा छोटी हो गई, समझिएगा, ठीक है। अगर लैम्डा छोटी हो गई तो क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू छोटी हो गई। अब कंडीशन क्या है कि अगर μ1 μ2 से बड़ा है, ठीक है, तो लैम्डा 2 जो होगा, हाँ, वो लैम्डा 1 से बड़ा आना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि जो μ2 की वैल्यू है, मुझे लगता है कि ये μ1 की वैल्यू से बड़ी आ रही है, इसलिए जो वेवलेंथ है वो छोटी हो गई। बोलिए चलेगा, ठीक है, इसी का उल्टा तो है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसी तरीके से इसका और इसका रिलेशन आ रहा कि ये देखिए यहाँ पे वेवलेंथ इतनी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बोला ये वाली चीज़ ये देखिए बड़ी हो रही है ना, वेवलेंथ यहाँ पे देखिए एक वेव आ रहा है, ठीक है, और इतने ही पोर्शन के अंदर जो इक्वल पोर्शन है यहाँ पे 1.5 वेव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सो आपने कहा सर अगर पोर्शन की चौड़ाई बराबर है, हर एक पोर्शन की चौड़ाई बराबर है, तो यहाँ भी देखिए वेवलेंथ छोटी है, इसका मतलब μ3 की वैल्यू भी μ1 की वैल्यू से छोटी होगी। बोलिए चलेगा। बस ये आपके सामने पूरा रिलेशन है। अब वो क्या होता है कि जब वो सवाल बनाते हैं तो ऐसे करके एग्जाम्पल लिख देते हैं, हाँ ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये इससे छोटा होगा, ठीक है, और ये इससे बड़ा। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन नहीं याद है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ। हाँ, तो बोलेंगे भाई ये क्या हुआ, सो बोले μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ3 इज ग्रेटर देन μ4 इज ग्रेटर देन μ5, ठीक है, एक ये ऑप्शन बन गया, ठीक है। फिर और ऑप्शन दिया गया, सो दैट इज ए, दिस इज बी, हाँ, दिस इज सी, ऐसे करके लिखते चले गए,
ठीक है। अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर हम यहाँ से देख लेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है। फिर से चेक कर लो कि अगर μ1 की वैल्यू μ2 की वैल्यू से बड़ी है, हाँ, तो λ1 छोटा होगा यानी λ2 बड़ा होगा। तो यार जिसका λ2 बड़ा हुआ, सिंपल रिलेशन है, ये फिगर याद रखनी है। हाँ, और अगर याद नहीं भी आए तो क्या, तो आपने कहा सर ये फंडामेंटल है कि भाई ये होती है रे, ये होता है वे, मान लीजिए आप भूल भी गए, तो आप मुझे बताइए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में भी करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हमको केवल एक बात का जवाब दे दीजिए कि ये सवाल 10th का है कि नहीं है, और अगर है ठीक तो हम क्यों ना ऐसे पढ़ें 10th में। ठीक, और मेरे जैसा इंस्ट्रक्टर, हमारी पूरी वर्कस्पेस की जो सबसे स्ट्रांग टीम है वो आपकी मदद कर रही है। ठीक है, हाँ, तो पहले बताओ कि ये वाली चीज़ में, हाँ, इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट को इम्प्रोवाइज़ करता गया तो मेरी बात मानोगे। ठीक, तो सबसे पहला काम ये करो कि कमेंट सेक्शन में लिखो यस मानोगे। ठीक है, हाँ, और आपका जो उत्साह है उसको देखूंगा, ठीक, तो मेरा उत्साह भी आगे बढ़ेगा। पहले बताइए इतनी बात आपके समझ में आया। हाँ, चलिए ये फिगर बनाइए। अगला इम्प्रोवाइजेशन मैं जो करूँ, फिर से टारगेट आज की क्लास में वही है कि हम 10th से शुरू करके जेई तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब आप हमको ये बता दीजिए कि स्नेल्स लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, आपने कहा सर जितना आपने पढ़ाया मैं उतना ही जानता हूँ। ठीक, मैंने बोला भाई क्या जानते हैं, तो इसको मैं पहले इधर बना दूँ क्योंकि मुझे इम्प्रोवाइज़ करना है। ठीक है, तो आपने बोला कि सर ये देखिए हम ऐसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये ऐसे गया और लाइट रे यहाँ से मूव करी, लेट अस सपोज ये ऐसे चली गई। ठीक है, अब आपने डिज़ाइन किया कि ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया म्यू, इसको आपने कितना लिखा आई, और इसको कितना लिखा आर। ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको क्या सिखाया गया, सो आपने बोला म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है, ये आपको अभी हमने सिखाया, चलेगा। अब देखो केवल कितना ज़रा से इम्प्रोवाइज़ करना है। ठीक है, देखिए आपने केवल इसको ऐसे समझना है। ठीक, कि ये ऐसे गया और ये देखिए परपेंडिकुलर आ गया। सब बोलो हाँ भाई साहब आ गया। ठीक है, अब आप मीडियम के तौर पर एयर का चुनाव ना करिए। अगर आप थोड़ा सा जर्नलाइज करना चाहते हैं तो मीडियम के तौर पर आप एयर का चुनाव नहीं करिए। ठीक है, आप मीडियम के तौर पर किसका चुनाव करें, तो आपने कुछ नहीं सर, इसको लिखिए μ1। ठीक है, और इसको लिखिए μ2। ठीक है, दैट इज एयर। ठीक है, तुमने कहा हाँ सर ये बढ़िया हो गया, अगर वो एयर होगा तो वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो बोले ठीक बात। अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि यहाँ से लाइट रह गई। ठीक है, लेट अस सपोज ये डेंसर मीडियम है तो इसको ऐसे लिखा, दैट इज एयर। ठीक है, हाँ ये देखिए। ठीक, अब क्या हुआ, सो आपने लिखा कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज एयर, दैट इज टेकन एज आई, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज एयर, दैट इज टेकन एज आर। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा स्नेल्स लॉ बहुत ध्यान से। ठीक है, स्नेल्स लॉ को आप ऐसे लिखें कि म्यू का साइन ऑफ इस एंगल से प्रोडक्ट, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब टेक्निकली आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, हाँ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, दैट इज म्यू साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, दिस पर्टिकुलर लॉ इज अ कांस्टेंट। हाँ, यानी म्यू का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, बस आप इस तरह से सोच लीजिए। ठीक है, तो आपको बल्कि अच्छा ही लगेगा। ठीक, कि आपसे बोला गया भाई इसको क्या लिखे, आपने कहा सर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ साइन ऑफ I1 या आई दैट इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ आर। ठीक है, हाँ, यानी अब आपका स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो तुमने कहा सर इसमें भी चेंजेस कर लेगा, तो मैंने कहा क्या ही चेंज करना है यार, इस पर ऐसे लिखेंगे 1 साइन ऑफ आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर। ठीक है, यही हुआ ना, और जब इसको म्यू के लिए सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तुमने कहा हाँ सब बात तो ठीक है। ठीक है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो भाई साहब फ़ायदा इतना बड़ा हुआ कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, हाँ, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, एंड दिस इज हेयर मल्टीपल, हाँ, दैट इज हेयर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल मीडिया। हाँ, इसका अगर हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएं, ठीक है, तो आपको 5 मिनट लगेगा करेक्शन करने में, और फिर उसके बाद आप वही करोगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, तो हमने ऐसे लिखा, आराम से देखिएगा, एक मीडियम ये ले लिया।
ठीक है, यहाँ से आ गया एक मीडियम ये ले लिया, यहाँ से आ गया एक मीडियम ये ले लिया, और इस तरह के तमाम सारे मल्टीपल मीडियम हमने बना दिए। ठीक है, अब कोई बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक, तो आपने कहा ठीक है सर नो प्रॉब्लम, इसको हम लिखेंगे μ1, ठीक है, तो इसको लिखेंगे μ2, तो इसको लिखेंगे μ3, इसको लिखेंगे μ4, ठीक है। हाँ, और एक लाइट रे यहाँ से आई है, लेट अस सपोज द लाइट रे इज हियर, लुक एट द पॉइंट, और आपने इसको यहाँ से ऐसे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, ये देखिए। लेट अस सपोज कि μ2 जो है बड़ा है, ठीक है, तो आपने कहा सर इसका मतलब डेंसर मीडियम में तो लाइट रे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लिया, तो अब की बार बोला गया कि μ3 छोटा है, तो क्या हुआ, तो बोला फिर से यहाँ पे डाल लिया गया, ठीक है, अब की बार बोला गया μ4 बड़ा है, हाँ, तो आपने कहा ठीक है, फिर से यहाँ पर डाल लिया गया। कितना सिंपल है यार, इसको देखो तो, ठीक है, कि केवल इतना करेक्शन तुमने किया, ठीक। और देखो जेई के सवाल में आप क्या काम करते हो, तो आपने बोला ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ से इसको कितना लिखा गया, सो ये लिखा गया θ1, ये वाले को कितना लिखा गया, तो बोला θ2। आप आई और आर भी लिख सकते हो, पर मेरा मन करता है कि आप यही हैबिट डालो, ठीक है। अब देखो जरा, ये एक परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन जा रही है, ये एक लाइन इसको काट रही है, ये θ2 है, तो ये वाला भी कितना हो गया, सो आपने बोला θ2। हाँ, ये वाला कितना हो गया, सो आपने बोला θ3, तो ज्योमेट्रिकली ये वाला भी कितना हो गया, सो बोला θ3, और ये वाला कितना हो गया, सो बोला गया दिस इज θ4, ठीक है। तो ये आपके सामने बन गया, चलेगा। हाँ, अब भाई साहब जरा थोड़ा थोड़ा ज्ञान लगाइएगा, ठीक है। इसके और इसके बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपने कहा सर लिखेंगे μ1 साइन ऑफ θ1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ θ2, ठीक है। सो दैट इज हियर, ये इसके और इसके बारे में लिखा, बोलो लिखा, ठीक है। अब ये बोले जाए इसके और इसके बारे में लिखिए, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर जो मीडियम है और वहाँ जो एंगल बन रहा है उसका साइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सो μ2 साइन ऑफ θ2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, μ3 साइन ऑफ θ3, ठीक है। हाँ, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, ठीक, तो इसके बाद क्या हो गया, तो आपने ऐसा करते चले जाइए ऐसे करके, μ3 साइन ऑफ θ3 दैट इज इक्वल्स टू μ4 साइन ऑफ θ4, ठीक है। हाँ, ये ऐसे चलते चले जाइए, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, तुमने कहा सर सारे दो बराबर आ गए, ठीक, तो हम लाइन से लिखते चले जाए, तुमने बोला हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। हाँ, यहाँ से लिखे आप क्या हुआ, μ1 साइन ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू μ3 साइन ऑफ θ3, हाँ, डैश डैश डैश, जितने भी ज़्यादा मीडियम हो, हाँ, μ4 साइन ऑफ θ4, आप बस लिखते चले जाइए तो आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। पहले बताइए चलेगा, कैन यू बिलीव इट कि ये जेई का सवाल है, तुमने कहा है ऐसा आता है, तो भाई ऐसे पढ़ोगे अगर, हाँ, तो नहीं कर पाओगे सवाल, ये सवाल तुम कर क्यों पाए, हाँ, समझना, वो इसलिए कर पाए क्योंकि तुमने इसको इस तरह से पढ़ा कि भाई इसका प्रोडक्ट इसके साथ में, इसका प्रोडक्ट इसके साथ में, और वही चीज़ तुम यहाँ करते हो। लेकिन वो छोटा बच्चा समझ के आपको पढ़ाया जाता है ना, तो आप फिर अपने आप का दिमाग यहीं तक सीमित रख लेते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी सोच को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। एक जेई का सवाल और लेता हूं, ठीक है, हाँ, और उसके बाद बात बोलना, ठीक। ये एक मीडियम आया, ठीक है, प्रैक्टिकल सोच रखा भाई साहब, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, दैट इज हियर। और ये बोला गया कि भाई एक लाइट रे जो है वो ऐसे है, ये देखें, गर्मी का समय है, सड़क पे लाइट रे पड़ रही है, चप्पल उतार के देखिएगा पैर जल जाएगा, 42 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर होता है, और सड़क में तो और काला काला होता है। तो ब्लैक है, तो ब्लैक बॉडी है, तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगी। ऊपर हवा चल रही होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़मीन से लेकर ऊपर जो लेयर है उसका टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा होता है। अब कोई बाउंड्री तो उसकी जैसे होती नहीं है। देखिए जेई में या नीट में हायर लेवल पर जो भी सवाल आएगा, वो सवाल की खासियत ये होगी कि वो प्रैक्टिकल से बहुत एसोसिएट होगा, और हम लोग फॉर्मूला ही लगाते रह जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल बारे में बात करेंगे तो आपका आनंद अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगातार चेंज होता जाएगा,
ठीक है। अब वो चेंज क्या होगा, तो बोला सर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, जिस तरह से टेम्परेचर है वो लगातार ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हाँ, या घटता जा रहा है, कोई भी एक चीज। तो अब आपको इस वजह से चूज करना। अब उस प्रोफेसर ने सवाल बनाया क्या, कि भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे लिखा है म्यू जो है वो वाई के साथ में चेंज कर रहा है, तो उसने ऐसी लैंग्वेज लिख दी, म्यू इज द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू। तो बोला भाई क्या हुआ, तो फंक्शन देगा, तो उन्होंने फंक्शन दिया म्यू इज इक्वल्स टू 1 + 2y, ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। क्लास 10th के बच्चों की रेंज के में सवाल है, मैं इसको लेके पूरी तरह से एडमेंट हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जो सामान्य बच्चा होगा वो घबरा जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, और जो थोड़ा भी दमदार आदमी होगा वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, म्यू इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये हमारा पॉइंट है 0,0, यानी इस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जैसे जैसे ये वाई एक्सेस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सेस है, ठीक, तो जैसे जैसे वाई की वैल्यू बड़ी होती जाएगी म्यू की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, इसका मतलब डेंसर मीडियम होता चला जाएगा। म्यू की वैल्यू बड़े होने का मतलब डेंसर मीडियम का होना होता है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने बोला सर ऐसी कंडीशन पे लाइट रे अंदर की तरफ मुड़ेगी। अब अगर प्रॉपर बाउंड्री होती तो लाइट रे ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने बोला सर लगातार म्यू चेंज हो रहा है, हाँ, वाई की जगह आप 1, 1.1, 1.2, 1.3, तो हर बार म्यू की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो क्या होगा, आपने कहा लाइट रे हल्का हल्का मुड़ता जाएगा। हल्का हल्का मुड़ने का मतलब थोड़ा सा अंदर आया, फिर और अंदर आया, फिर और अंदर आया, फिर और आया, और आया, और आया, और आया, और आया, ओहो, ये तो क्या बन गया भैया, कर्व बन गया, ठीक है। और अगर कर्व बन गया तो क्या हुआ, आपने बोला सर हाँ, यही बस ऑप्शन में दिया था कि अगर फंक्शन ऐसे चल रहा है तो लाइट रे कैसे जाएगी। अब कहीं से बता दो कि ये कठिन सवाल है, तो बस तुमने जिसको ऐसे पढ़ा मैंने करेक्शन किया कि बस आप इसको ऐसा पढ़ें, ठीक है, हाँ, और आपने ऐसा पढ़ लिया तो आपके सामने 2 सवाल तैयार हो गए एडवांस के, एक ये सवाल और एक ये सवाल। और अगर किसी का बड़ा भाई बहन जेई और नीट की तैयारी कर रहा हो तो देखना ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर में, हाँ, ये आपको दोनों सवाल दिखेंगे। थोड़ा इसका और इम्प्रोवाइजेशन होगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम इस बात को लेकर पूरी तरह से एडमेंट हैं और हम अपनी इस सीरीज़ में आपको रोज़ बताएंगे। बस वही रहता है कि थोड़ा बेसिक आपका गड़बड़ रहता है, पर अब तो आपने पढ़ लिया है ना, ठीक है। तो मैं आपको कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर प्रिज्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेंस पढ़ाऊंगा, मतलब बिल्कुल धुआंधार। और ध्यान रखना आपका 10th का कोर्स सिर्फ 2 महीने का होता है, बस आपको पढ़ने का स्टाइल मालूम होना चाहिए, ठीक। तो भाई ये क्या हुआ, तो आपने बोला वाह भाई वाह, जेई का बढ़िया सवाल, आराम से इसको सॉल्व करिए, जितनी बार चाहिए वीडियो को देखिए और मेरी तरह से सोचना शुरू करिए कि जेई आपके पूरी तरह से रेंज में है, बस आप सही समय पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपके अच्छे रिएक्शंस मुझे और अच्छी चीज़ों को आपको रियलाइज़ कराने के लिए इंस्पायर करेंगे, ठीक। ये हमारे लिए छोटा सा कर्व, आज की क्लास जेई के लिए पहली क्लास आपकी, जिसमें मैंने कनेक्ट किया और 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, तो बजाओ बच्चा लोग ताली। हाँ, नेक्स्ट सन पे मुलाकात होगी, बाय बाय।